नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स में करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। जैसा कि आपको पता ही है कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये नंबर सिस्टम जो है एक विस्तृत टॉपिक है, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं उनके उनके बारे में भी हम जो है डिस्कस करेंगे, उनको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम जो क्या है, नंबर सिस्टम के अंदर हमें संख्या पद्धति यानी कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले तो हम ले लेते हैं प्राकृत संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स कहते हैं हम उन संख्याओं को जो हमारी गिनती होती हैं। जैसे हम वस्तुओं की जो गिनती करते हैं वो प्राकृत संख्याओं द्वारा करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं। मौखिक मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब सभी को ये आनी चाहिए और ज़्यादातर लोगों को पता भी है। इसके बाद में एक आता है प्राकृत संख्या के बाद में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 के आने के बाद हुई है पूर्ण संख्या, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक की ही गिनती हम कर पाते थे। उसे आगे बढ़ने के लिए 0 की जरूरत पड़ी, तो 0 जो है इसमें ऐड किया गया। मतलब पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4 ये इस तरह चलता जाएगा, 0 ऐड हो गया, ये बन जाती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। होल नंबर से लिखते हैं डब्ल्यू, इसका रिप्रेजेंटेशन हम कई जगह में मिलता भी है। इसके बाद में आता है पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में स्टेप टू स्टेप चले देखो। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 थी हमारी। पूर्ण संख्याओं में 0 ऐड हो गया इन प्राकृत संख्याओं में। पूर्णांक में क्या होगा, पूर्णांक में अगर हम ये मान के चलें कि ये संख्या, मान के नहीं है, अगर किसी संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई निशान नहीं है, धनात्मक है ऋणात्मक, तो उसको हम धनात्मक मान के चलते हैं, जैसा आप जानते होंगे। तो इन संख्याओं को आप धनात्मक कह सकते हो। इसके इस तरफ भी अगर 0 के उस तरफ जाएं तो -1, -2, -3, और ये संख्या जो है अनंत तक, -इन्फिनिटी तक, और ये 1 जमा का 1 जमा का 2 जमा का 3, और ये भी जमा का अनंत तक अगर हम चले जाते हैं तो ये इस तरह का, ये जो धनात्मक और ऋणात्मक के साथ में शून्य भी साथ में आ जाता है, तो इनको हम कहते हैं इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स कहेंगे हम। आई से लिखते हैं इसको, यानी कि पूर्णांक कहते हैं इनको हम, पूर्णांक, ये पूर्णांक। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसके ज्ञान होने की आवश्यकता भी है। इसके साथ साथ इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो अगर हमें संख्याओं का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। पूर्णांक आ गया हमारा, पूर्ण संख्या आ गया, प्राकृत संख्या आ गया, ये आपको पता चल गया होगा। इसके बाद में कह देता हूं मैं सम और विषम, ओड और इवन। सम यानी कि इवन और ओड यानी कि विषम। तो सम और विषम क्या होती हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं। सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, सम यानी कि इवन और विषम यानी कि ओड नंबर्स। तो इवन इवन नंबर्स उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ये संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि 2 से भाग जाने वाली संख्याएं। द नंबर हु डिविजिबल बाय 2, उनको कहते हैं हम सम संख्याएं। तो जैसे उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, इनको हम 2n से लिख देते हैं, 2n से। n का मतलब है नेचुरल नंबर्स। जैसे n 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, n का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, n का मान 3 रखेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा। और फिर विषम संख्याएं क्या होंगी, इनके बीच की संख्याएं, यानी कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, यानी कि वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वो होती हैं विषम संख्याएं, यानी कि ओड नेचुरल नंबर्स। और इनको लिख देते हैं हम 2n के अंदर 1 ऐड कर दो, इस 2n में 1 ऐड कर दो, 2n प्लस 1 कर देंगे, 2n जमा 1, n का मान 1 रखने से हमें जो है संख्या मिल जाएगी। तो ये है हमारी ओड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। इसके बाद में हम चलते हैं आगे।
इसके बाद में हमारा आ जाता है भाज्य और अभाज्य। भाज्य, अभाज्य, अभाज्य। इसको हम यौगिक भी कहते हैं, यौगिक। और अभाज्य जो है हम रूट संख्याएं भी कहते हैं, रूट। भाज्य कंपोजिट नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में, यौगिक भी कह देते हैं हिंदी में। अभाज्य को हम रूट संख्याएं भी कहते हैं। तो देखो, भाज्य और अभाज्य सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या एक से और खुद से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी संख्या क्यों ना हो, वो एक से विभाजित हो जाएगी और खुद से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यदि वो संख्या एक और खुद के अलावा किसी दूसरी यानी कि तीसरी संख्या कह लेंगे हम उसको, किसी तीसरी संख्या से भी जो विभाजित यानी कि डिवाइड यानी कि भाग हो रही हो, उसको हम यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं 4 से। छोटी संख्या है, बहुत छोटी संख्या ली हमने 4। जैसे 4 जो है एक भाज्य संख्या है। 4 भाज्य क्यों है? क्योंकि 4 जो है एक से विभाजित हो जाएगी। सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं, एक से भाग चली जाती हैं, खुद से भी भाग चली जाती हैं। 4 जो है 4 से भाग चला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ 2 से भी 4 विभाजित होता है, 2 दूनी 4, इसलिए 4 को हम भाज्य कहेंगे। 4 के बाद में हम 6 को भाज्य कहेंगे, इसके बाद में हम 8 को भाज्य कहेंगे, फिर हम 9 को भी भाज्य कहेंगे, क्योंकि ये सभी संख्याएं आगे चलेंगे हम 10 को भी भाज्य कहेंगे, 11 फिर 12 को भाज्य कहेंगे, 13 फिर 14 को भाज्य, फिर 15 को भी भाज्य कहेंगे हम। तो ये संख्याएं आप कैसे क्यों भाज्य हैं आपको समझ आया, क्योंकि ये सभी संख्याएं एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं, इसलिए ये होती हैं भाज्य संख्याएं। तो दूसरा नाम इसका यौगिक है या यौगिक संख्याएं भी इनको हम कह सकते हैं। इसके बाद में आता है अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। तो इसकी जो डेफिनेशन थी भाज्य संख्या की, उससे हम अभाज्य संख्या की डेफिनेशन भी समझ गए होंगे। वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ये सभी संख्याएं जो है वो रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं कहते हैं उनको। और देखो, अब ये जनरल नॉलेज की बात आ जाती है। इस टॉपिक से कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड टाइप, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 2 है, मैं अभाज्य संख्याओं में 2 को पहला रूढ़ संख्या कहूंगा। एक न भाज्य है न अभाज्य है, एक को प्रथम संख्या कहते हैं। एक के बारे में क्या कहते हैं हम, एक को न भाज्य कह सकते हैं न अभाज्य संख्या कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे भाज्य और अभाज्य के नियमों के ऊपर नियम इसके ऊपर लागू नहीं हो पाते हैं। तो एक तो प्रथम संख्या है, तो पहली अगर अभाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या की बात करें पहली, तो वो क्या है 4 है। तो पहली अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो वो है 2, क्योंकि 2 जो है खुद से और एक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, लेकिन किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो एक ही टॉपिक बन जाता है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो क्या है 2 है। अच्छा, 1 2 के बारे में एक और भी एक्सेप्शनल है कि सभी सम संख्याएं, जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सम और विषम संख्याएं पढ़ा था। सम और विषम क्या होता है? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारी सम संख्याएं थी हमारी। तो 2 के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है कि वो सम संख्या कौन सी है जो अभाज्य है। तो केवल 2 है जो सम है। देखो, बाकी सारी की सारी सम संख्याएं भाज्य हैं, आप चेक कर सकते हो। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, हमारी जो है भाज्य वाला जो नियम है उसको पूरा करता है, लेकिन 2 उस नियम को पूरा नहीं करता भी। तो हम ये कह सकते हैं 2 जो है प्रथम अभाज्य संख्या है, और 2 ही एक ऐसी संख्या है 2 जो इवन है यानी कि सम संख्या है और अभाज्य है। ये हो जाता है हमारा सम और विषम। इसके बाद में हम लेके आएंगे प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं के बारे में। प्रीमेय और अप्रीमेय बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है इनकी, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से जो है हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद में आता है प्रीमेय और अप्रीमेय, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। प्रीमेय और अप्रीमेय ये संख्याएं क्या होती हैं? प्रीमेय ये होता है रेशनल और ये होता है इरेशनल। ये इनको पढ़ेंगे हम। पहले हम ले लेते हैं प्रीमेय।
प्री में वे संख्याएं होती है जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर, या तो उनको हम अंश बटे हर में बदल सकें या फिर वो पहले से ही अंश बटे हर के रूप में हो, उनको कहते हैं प्री में संख्याएं। तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कि वे संख्या जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, जहां पर क्यू जो है यानी कि हर जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर क्यू जीरो है, देखो कई बार क्वेश्चन पेपर में क्या आ जाता है कि ऑप्शन दे देता है कि प्री में छांटिए या इन में से प्री में कौन सी है, तो वो ऐसे ऑप्शन बना देगा और एक ऑप्शन के नीचे जीरो लगा देगा हर की जगह पे। तो आपको बता देना है क्योंकि जीरो नीचे जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जैसा कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा अपरिभाषित या नॉन डिफाइंड। नॉन डिफाइंड का मतलब इसको जो है परिभाषित नहीं कर सकते, जीरो नहीं हो सकता। यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जो पी बाई क्यू के रूप में यानी कि अंश बटे हर के रूप में हो, लेकिन क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यू जीरो हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, या तो वो पहले से ही पी बटे क्यू के रूप में हो या फिर उनको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। और फिर उसके बाद में अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, या तो पहले से भी वो पी बटे क्यू के रूप में नहीं है या फिर उनको हम लिख भी नहीं सकते, उनको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं बना सकते, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। यानी कि या तो क्यू जीरो हो जाएगा या पी बटे क्यू के रूप में वो बनेगी नहीं, तो उनको कहते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, एक तो मैंने आपको बताया जस्ट के नीचे जीरो आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ लिखूं, परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में होती हैं। तो उदाहरण मैं दे सकता हूँ 2/3, 5/7, 9/11, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो आप ये भी कह सकते हो 0.5555, ये बार बार चल रहा होगा, देखो 0.555555 जो है रिपीट हो रहा है, ये भी प्री में है, ये प्री में है। ये प्री में क्यों है, देखो 5 बार 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 रिपीट हो रहा है, अनंत तक 5 जाएगा। तो आप हमारा एक ऐसा टॉपिक भी है जिसके अंदर मैं इसको पी बटे क्यू में कैसे बदलेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम पी बटे क्यू में कैसे बदलें, मतलब अंश बटे हर में कैसे बदलें। अकेला प्री में से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ये, वैसे संख्या पद्धति में और भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से भी है ये। तो अगर आपको ये इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है 0.5555 या इसके आगे कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या, जैसे मैंने जीरो ले लिया तो 0.555 यानी कि 5 रिपीट हो रहा है, तो आपको ध्यान ही होगा 0.5 डैश लगा देते हैं इसके ऊपर, 0.5 डैश। तो इसको हम पी बटे क्यू के रूप में बदल सकते हैं, हमारे पास इसको बदलने का तरीका है। इसके अलावा मैं ये कह दूंगा आपको 0.379379379379 और ये भी जो है इन्फिनिटी तक जो है जा रहा है, मतलब 379 इस तरह से एक 3 डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको भी आप पी बटे क्यू के रूप में बदल सकते हो। तो ये भी क्या है, परिमेय है, ये भी परिमेय है। और भी उदाहरण हम दे सकते हैं 0.3 के बारे में, 0.3 क्या परिमेय है, ये भी परिमेय है क्योंकि हम इसको 3/10 लिख सकते हैं। तो 3/10 क्या होगी, पी बटे क्यू फॉर्म हो गई, तो इसको हम परिमेय कह सकते हैं। तो ये कुछ एक उदाहरण मैंने दिए हैं, बाकी हम और क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड करेंगे तो और हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अपरिमेय संख्याओं के ऊपर जाते हैं। अपरिमेय संख्याओं के अगर हम उदाहरण के ऊपर जाएंगे तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने क्या बताया कि इनको हम पी बटे क्यू के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते। तो उदाहरण इसका ये है, इसका उदाहरण, अच्छा मैं इसमें एक उदाहरण और डाल देता हूँ, वर्गमूल 25, वर्गमूल 36, ये सभी क्या हैं, परिमेय हैं, क्योंकि इनको हम इसको ये इसका वर्गमूल 25 का 5 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, जो पी बाई क्यू फॉर्म जो है बन जाती है। अपरिमेय संख्याओं का अगर उदाहरण की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, पाई के बारे में कई बार आ चुका है। पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय क्यों है, क्योंकि ये काल्पनिक मान होते हैं, इनका हमारे पास हम पी बाई क्यू फॉर्म के हिसाब से भी इसको अगर देखें तो पाई का मान वैसे तो हम 2 लेते हैं, 22/7 या 3.1478 ऐसे करके कुछ इसका मान है। तो इसको इस तरह का देखो, पाई की वैल्यू ये है जो कि डेफिनेट नहीं है, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। 22/7, देखो आपसे कोई पूछे
22/7 के बारे में, 22/7, तो ये तो पी बाई क्यू फॉर्म है, इसको हम प्री में कह सकते हैं, लेकिन पाई के रूप में हम 22/7 नहीं कह सकते। इसका मान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये डेफिनिट वैल्यू न होने के कारण, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3.1478 ऐसे करके कुछ इसकी वैल्यू है, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए पाई जो है वो एक अप्रीमेय संख्या है। तो ये प्रीमेय और अप्रीमेय के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया। इसके अलावा वास्तविक और अवास्तविक संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, सॉरी रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक और अवास्तविक, यानी कि रियल एंड नॉन रियल, यानी कि इमेजिनरी कह दो इसको हम इमेजिनरी, अवास्तविक या काल्पनिक भी कहते हैं इनको हम, काल्पनिक संख्याएं, क्योंकि इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं क्या होता है, कोई भी संख्या होती है, चाहे वो प्रीमेय हो चाहे अप्रीमेय हो, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उनमें से या तो संख्याएं वो प्रीमेय है या फिर वो अप्रीमेय संख्याएं हैं। अभी तक जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी है, जैसे चाहे वो प्राकृत संख्याएं थी, चाहे पूर्ण संख्याएं थी, चाहे पूर्णांक थे, चाहे सम था, विषम था, भाज्य अभाज्य भी पढ़ा, या फिर प्रीमेय अप्रीमेय पढ़ा, ये सभी संख्याएं क्या थी, या तो प्रीमेय थी या फिर अप्रीमेय थी। तो प्रीमेय और अप्रीमेय सारी संख्याएं मिल करके वास्तविक कहलाती है। इनका कोई मतलब, इन संख्याओं को हम काल्पनिक कह ही नहीं सकते जो हमने अभी तक पढ़ी। तो प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन है, या उनको हम मिला जुला जो संख्याओं का ग्रुप मिलेगा, वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं। तो फिर काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि काल्पनिक संख्याएं वे होती हैं जिन संख्याओं की हम केवल कल्पना कर सकते हैं, केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम माइनस की संख्याओं का, आपने वर्गमूल का एक टॉपिक है वो मैं भी करवाऊंगा, आपने भी किया होगा। वर्गमूल जो है, केवल धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल ही ज्ञात किया जा सकता है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा आयोटा के बारे में, आई लिखते थे आयोटा। आयोटा क्या होता था, -1 के वर्गमूल को आयोटा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं उसको, क्योंकि -1 का वर्गमूल एक इमेजिनरी वर्ड है, इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है हमारी, उसकी सिर्फ हमें कल्पना कर सकते हैं कि उसका वर्गमूल निकलेगा, तो उसको हटा करके आई कर देते हैं हम, -1 के वर्गमूल को आई कर देते हैं। मतलब अगर हम बात करें अवास्तविक संख्याओं की, ये तो हमारा रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों संख्याएं मिल जाएंगी तो हमारी वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। अवास्तविक संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं, -25, -36, -17, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अवास्तविक या फिर काल्पनिक संख्याएं, यानी कि इनकी केवल हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, ये वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये था संख्याओं के बारे में, हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे आपको। हम जो है संख्या पद्धति बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स के से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले आ चुके हैं या फिर हमें थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करते हैं, उस तरह क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं वो लेने वाला हूँ। एक है, देखो 2 अंकों की संख्याओं के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं ये, कि 2 अंकों की कोई संख्या है। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके, उसकी ट्रिक भी है और आप ध्यान रखेंगे, वैसे ही मौखिक भी आप उसको कर सकते हो। सर 2 अंकों की कोई संख्या, कोई 2 अंकों की संख्या है, जैसे 2 अंकों की संख्या हमारी 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक होती है वो संख्या, 10 से लेकर 99 तक। तो 2 अंकों की कोई संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का एक तो अंतर, उन संख्याओं का आपस में अंतर दे रखा होगा। तो हमारे से दी गई जो पहली संख्या थी, मतलब जो शुरुआत में 2 अंकों की कोई संख्या थी, उसके अंकों का अंतर हमसे कोई पूछे तो हम उसको मौखिक बता सकते हैं, कैलकुलेशन से ही बता सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंक
आपस में पलटने से प्राप्त संख्या संख्याओं का अंतर 54 है, तो पहली संख्या के अंकों का अंतर क्या है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, और दूसरा क्वेश्चन बन जाता है पहली संख्या के अंकों का योगफल योगफल क्या है, योगफल क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। देखो समझ रहे हो, जैसे कोई संख्या हम दो अंकों की मान के चले, जैसे 23 है, कोई संख्या 23 23 23 संख्या है, तो 2 पहले आएगा 3 बाद में आता है, मतलब इकाई 3 है, दहाई 2 है, तो उनके आपस में अंकों का क्रम पलट देंगे तो 23 का 32 हो जाएगा। यही कहना चाहता है वो कि कोई दो अंकों की संख्या है और उनको आपस में उनके अंकों को हम अदला बदली कर दें, परस्पर अंकों को बदल दें, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बना दें, तो उन दोनों संख्याओं, जो पहले संख्या 23 थी अब वो 32 हो गई है, उनका अंतर दे रखा है। ये जो 54 है, ये वो 54 ये है। जैसे हमने 23 माना, काल्पनिक रूप से हमने इमेजिन किया, मान लिया वो संख्या 23 थी, अब वो 32 हो गई, उनका अंतर 54 है। मतलब कोई भी संख्या है जिसका हमें पता नहीं है कि वो संख्या कौन सी है, कोई संख्या है दो अंकों की और उसके अंकों को परस्पर हमने बदल दिया, तो उस अब उन दोनों का अंतर हम निकालें, पहले वाली संख्या और अंक पलटने के बाद की संख्या का अंतर हम निकालें, तो वो 54 आता है। तो वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं, मतलब जो संख्या हमारी दो अंकों की थी, उसका संख्या के अंकों का अंतर क्या है और उन उसी संख्या के अंकों का जोड़ क्या है। जैसे मैं उदाहरण के लिए मानूं कि वो संख्या 23 ही थी, तो उसका अंक अंतर आ जाएगा 3 माइनस का 2 यानी कि 1 आ जाएगा, और अगर जोड़ की बात करेंगे तो 2 प्लस 3 यानी कि 5 आ जाएगा। लेकिन हमें संख्या का पता ही नहीं है कि वो क्या है, और नहीं हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला या कैलकुलेशन ऐसी है कि हम संख्या ज्ञात कर सकें, लेकिन हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं या जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। हम हमारा क्वेश्चन ये बनता है। तो देखो कैलकुलेशन से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, और इसकी एक ट्रिक भी है कि यदि अंतर पूछे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अंतर पूछे तो ये जो अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त अंतर 54 जो था, इसको आप 9 से भाग कर दो, 54 को 9 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या के अंकों का अंतर निकालना हो तो वो 6 आ जाएगा। लेकिन यदि हम हमारे से वो पूछे योगफल क्या है, तो ये जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता। हमारे पास इतने आंकड़े हैं ही नहीं, डाटा है ही नहीं हमारे पास कि हम अंकों का जोड़ ज्ञात कर सकें। रही बात इसकी 9 से भाग क्यों किया, तो ये आप बाई कैलकुलेशन चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको सोल्व कैसे करना है। अंतर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दो अंकों की कोई भी संख्या, देखो आपको ध्यान रखना है इस बात का, दो अंकों की अगर आपको संख्या बनाना होगा तो दहाई के अंक को 10 से गुणा करो और उसमें इकाई को जोड़ दो, तो आपकी दो अंकों की संख्या बन जाएगी। मतलब यदि आप इकाई और दहाई दो अंक मान लेते हो, तो संख्या दो अंकों की बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप दहाई के अंक को 10 से गुणा करें और उसमें इकाई को जोड़ दें, तो हमारी दो अंकों की संख्या हो जाएगी। तो माना वो दो अंकों की संख्या जो है उसमें इकाई जो है वो x मान लो और दहाई जो है वो y मान लो। तो मैंने ये बताया आपको, दहाई को 10 से गुणा कर दो। अगर दो अंकों की संख्या बनाना होगा तो इसको 10 से गुणा करो और इसमें इकाई, इकाई का मतलब एक होता है, तो इसको 1 से गुणा करते हैं, वैसे हम बोलते नहीं है, बस 1 से गुणा उसको भी करना पड़ता है, और इनको ऐड कर दो यानी कि जोड़ दो। यानी कि 10y प्लस एक्स, हमारी संख्या ये हो जाएगी, जो उसने दो अंकों की कोई संख्या बताया है वो वाली हो जाएगी 10y प्लस एक्स। और उसने ये बोला कि अंकों को परस्पर बदल दें, तो ये मतलब हुआ कि ये तो इकाई हो गई और ये हो गई दहाई। अब अगर संख्या बनानी पड़े हमें दो अंकों की, तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो दहाई को 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, ये 10x, और इकाई हो गई y, ये y का y रह गया। अब इसने क्या बोला, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंक आपस में पलटने से प्राप्त संख्या
का अंतर 54 है। तो ये संख्या पहले थी, अंक पलटने से प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई बनी, इसका अंतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और बराबर में 54। ये हमारी शर्त है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको सोल्व करिए आप, तो ये देखो 10y प्लस एक्स, और ये माइनस इस इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x भी माइनस का हो जाएगा और y भी माइनस का हो जाएगा, ये आपको पता भी होगा, और बराबर 54। अब इसको सोल्व करेंगे, y के साथ जोड़ देंगे तो ये 10y प्लस का है, ये माइनस का 1y है, तो ये 9y, और x प्लस का माइनस का 10x माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 9x बराबर 54। इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 54। तो ये y माइनस एक्स का मान निकालेंगे तो 9 से जो है भाग हो जाएगा, यानी कि ऐसे बनेगा, यानी कि 6 आ गया। ये क्या है, y और x हमारी दो अंकों की संख्या के अलग अलग अंक माने थे, इकाई और दहाई हमने, तो उनका अंतर 6 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर अंतर क्या जिक्र किया गया हो तो अंतर ज्ञात करने के लिए उस अंतर को ही जो दे रखा है, दो अंकों की संख्याओं का अंतर, उसको डायरेक्ट 9 से भाग कर दो तो है दो अंकों के जो उसका इकाई और दहाई है उन अंकों का अंतर जो है आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये था हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास बनता है जोड़ का। क्वेश्चन क्या बनेगा, सिंपल सा है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंक आपस में पलटने से प्राप्त संख्याओं का योग, अंतर की जगह पे मैं यहाँ कर देता हूँ योग, और ये 54 तो आएगा नहीं, अब की बार कुछ अलग ही आएगा। ये हमेशा जो है 11 से भाग जाने वाला आएगा, हमेशा 11 से भाग जाने वाला, ये बात याद रखने वाली है। और अंतर हमेशा 9 से भाग जाने वाला आएगा, हमेशा। कोई भी सवाल क्वेश्चन उठा के देख लो। तो यहाँ पर 66 है, तो पहली संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, प्रश्न वही बना देता हूं मैं, ये दो क्वेश्चन इसमें ही बन जाते हैं। पहली संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा और उसके अंकों का योगफल क्या होगा। तो वैसे ही अगर इसको करना चाहें तो हम अंतर ज्ञात नहीं कर सकते, ये ज्ञात नहीं कर सकते, हम ज्ञात कर सकते हैं सिर्फ जोड़, योगफल ज्ञात कर सकते हैं। और योगफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करना है, ये जो 66 है इसको आपको 11 से भाग करना है। अब ये 11 से भाग क्यों करना है, आप इसी कैलकुलेशन के ऊपर जाके देखोगे तो ये दोनों 11x प्लस 11y बनेगा, जो 9y माइनस 9x बना था ये 11y प्लस 11x बनेगा और बराबर में 66 आ जाएगा, करके देख सकते हो। तो डायरेक्ट आप याद रखिए, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि जब जोड़ पूछे तो 11 से भाग करिए, अंतर पूछे उनके अंकों का अंतर, दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर पूछे तो आप 9 से भाग करिए। करना चाहो तो इसी तरह से करेंगे तो एक संख्या 10y प्लस एक्स बनेगी, एक 10x प्लस वाई बनेगी, लेकिन जोड़ बता रखा है तो बीच में जमा का निशान लग जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 66। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 66, और x प्लस वाई का मान निकालेंगे, 11 इसके नीचे जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। तो अंकों का जोड़ आ गया 6। अंतर हम ज्ञात नहीं कर सकते, हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो एक टाइप तो ये थी हमारी, पाई के बारे में मैंने बता दिया, दो के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं वो है यदि किसी संख्या को 372 से भाग देने पर, या कोई और भी क्वेश्चन इस तरह का छोटा ले लेते हैं थोड़ा। किसी संख्या को 135 से, देखो क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 135 से भाग देने पर, 135 से भाग देने पर 90 शेष बचता है, शेष 90 शेष बचता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आया है कई बार इस टाइप का क्वेश्चन। नंबर चेंज हो जाते हैं, बस ये चेंज हो जाते हैं। कोई संख्या है, वो संख्या क्या हमें नहीं पता, उसको 135 से भाग देने पर 90 शेष बचा,
क्या शेष बचा 90। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो इसकी ट्रिक तो ये है भाई कि 90 जो पहले शेषफल था उसको डायरेक्ट 15 से भाग कर दो, 15 छिके 90, यानी कि शेषफल 0 बचा। अगर मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर 91 शेष बचता तो 15 छिके 90 एक शेषफल हो जाता इसका उत्तर। डायरेक्ट तो आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन इस को डायरेक्ट इस ये ट्रिक डायरेक्ट अप्लाई करने का भी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि ये जो 135 जो पहले वाला भाजक था जिसे भाग करते हैं वो भाजक कहलाता है ना, आपको तो पता ही होगा। देखो ये याद रखने की चीजें हैं। ये हमारा भाग जब भाग देते हैं तो यहाँ पर एक संख्या होती है, एक संख्या से हम भाग देते हैं, यहाँ पर एक संख्या आती है और यहाँ पर नीचे शेषफल। देखो इसका पता होना चाहिए आपको, नीचे तो शेषफल आता है, यहाँ पर होता है भाज्य, जिसे भाग देते हैं वो होता है भाजक, और यहाँ पर आता है भागफल। तो भाज्य हमारे पास पता नहीं है, हमें भाज्य क्या है, इनकी किस संख्या को हम भाग दे रहे हैं 135 से, इस क्वेश्चन के अनुसार उसका हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसका 135 का पता भाजक है हमारे पास। तो ये जो ट्रिक जो मैंने डायरेक्ट इस 90 को, इस शेषफल को डायरेक्ट इससे भाग कर दिया और उत्तर निकाल दिया, ये तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब ये संख्या पहले वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से भाग जा रहा हो। अगर ये भाग नहीं जा रहा हो ना तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। कैलकुलेशन से निकालना चाहो तो कैलकुलेशन से भी निकल जाएगा ये क्वेश्चन, नहीं तो डायरेक्ट ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन इसी टाइप का आता है कि ये दूसरे वाला भाजक जो है पहले वाले भाजक को पूरा पूरा भाग करता है। तो क्या करना है, सिर्फ आपको सिंपल है, इस पहले वाले शेषफल को डायरेक्ट इस भाजक से भाग कर दो, तो जो भी शेषफल बचेगा वही आ जाएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 90 था, 15 से भाग करेंगे तो 6 से पूरा पूरा कट गया तो शेषफल 0 हो गया, लेकिन 90 की बजाय यहाँ पे 93 होता, 96 होता, 97 होता, तो जो बचता वही शेषफल होता। जैसे मैं यहाँ पे 97 कर दूं तो 15 छिके 90 7 शेषफल आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो एक टाइप ये थी। इसके बाद में दूसरी टाइप हम लेते हैं, तीन क्रमागत संख्याओं का योग। तीन क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से, बीच वाली संख्या से, बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, 332 अधिक है। तो बीच की संख्या क्या है, वह बीच की संख्या क्या है। देखो वही बात आती है, संख्या पद्धति कर रहे हैं तो क्रमागत संख्याएं क्या होती है, क्रमागत कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। क्रमागत का मतलब जो क्रमानुसार चले, जैसे हमारी गिनतियां हैं वो क्रमागत संख्याएं हैं। जैसे एक है, एक में एक जुड़ेगा फिर दो आएगा, दो में फिर एक जुड़ेगा फिर तीन आएगा, तीन में एक जुड़ेगा चार आएगा, एक दो तीन चार, ऐसे ये बढ़ता क्रम, ये क्रमागत संख्याएं हैं। ऐसा नहीं कि एक के बाद सीधा तीन कर दिया, तीन के बाद सीधा 8 कर दिया, ये क्रमागत हम नहीं कर सकते। मतलब इनके बीच का अंतर एक बढ़ रहा है, तीन क्रमागत संख्याएं कह रहा है, तो हम ये तीन क्रमागत संख्याएं हम अज्यूम कर लेंगे, हम उसको मान लेंगे। माना पहली क्रमागत संख्या x है, पहली क्रमागत x, तो दूसरी क्रमागत x जमा एक, तो तीसरी क्रमागत होगी x जमा दो। देखो एक एक जुड़ता गया, इसमें एक जुड़ा x जमा एक आया, ये इसमें एक जुड़ गया x जमा दो होगा, तो तीन क्रमागत संख्याओं का योग, तो इनका योग। शर्त को पूरा सही तरीके से करोगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किसके बराबर है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। बीच वाली संख्या हमारी है ये किसके बराबर है, बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। तो हमारी शर्त ये बन जाती है, इस एक रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, आसानी से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको हल करेंगे तो ये 3x जमा 3 बराबर ये हो जाएगा x जमा 333 हो जाएगा। संख्या में संख्या जुड़ता है, सभी को पता है, x में ये एक था, ये 332 में जुड़ेगा, 333 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, x को x की तरफ ले जाते हैं, संख्या को संख्या की तरफ, 3x माइनस का x हो जाएगा बराबर 333 तो था ही, ये 3 उस तरफ जाके घट जाएगा, 3x में से एक x जाएगा तो 2x बराबर 333 में से 3 जाएगा 330,
x का मान निकालेंगे तो 2 इसके भाग में आ जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 चुके 12, 2 पंजे 10, तो x का मान 165 आ गया। बीच की संख्या ही निकालनी थी, बीच की संख्या हमारी थी x जमा 1, x का मान 165, x की जगह पे 165 पुट आउट कर देंगे, रख देंगे और 1 जोड़ देंगे तो 166 हमारी बीच की संख्या हो जाएगी। सारा खेल कैलकुलेशन का है, जितनी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतनी एक्यूरेट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तीन लगातार सम संख्याओं का योग, तीन लगातार सम संख्याओं का योग, तीन लगातार सम संख्या योग उस श्रृंखला की पहली संख्या से, उस श्रृंखला की पहली संख्या से, उस श्रृंखला की पहली संख्या से 26 अधिक है, 26 अधिक है। बीच वाली संख्या क्या है? इन संख्याओं की बीच वाली संख्या क्या है? बीच वाली संख्या क्या है? देखो फिर वही हमारा सम और विषम के बारे में हमने पढ़ाई था। सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अजम्पशन की बारी आए तो अगर हम पहली संख्या x माने, सम संख्या, अगर पहली सम संख्या अगर हम x माने तो उससे अगले वाली क्या होगी, उसमें 2 ऐड हो जाएगा, और उससे अगले वाली में, उससे जस्ट पहले वाली में 2 ऐड हो, ऐसे ऐड होता चला जाएगा। तो 3 लगातार सम संख्याएं अगर हम मान के चलें, वो संख्याएं हैं, एक x है तो अगली सम संख्या x जमा 2 बनेगी, तो इससे अगली सम संख्या x जमा 4 बनेगी। इनका योग